तो दोस्तों, आज से हम सी सेट के लिए भी टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 को देखते हुए जो हमारा जीएस पेपर 2 यानी सी सेट जिसे हम सी सेट जानते हैं, वो उसमें आता है। तो सी सेट का इम्पोर्टेंस उतना ही है जितना जीएस है, क्योंकि अगर आप इसमें फेल हो गए तो समझिए आपका जीएस फर्स्ट पेपर निकला है, तो आप फिर से वहीं आ जाएंगे। तो इसमें डेली हम 10 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम मैथ के भी क्वेश्चन शामिल रहेंगे, कॉम्प्रिहेंशन भी शामिल रहेंगे। और इसका जो पीडीएफ होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। अब बात करते हैं सी सेट की। तो सी सेट जो होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट इसे कहा जाता है। इसमें मैक्सिमम 200 नंबर के होते हैं क्वेश्चंस, यानी 80 नंबर के जो क्या होंगे 80 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन क्या होगा 2.5 नंबर का होगा, यानी 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। आपको इसमें जो है पास मार्किंग है, यानी आपको 80 में से लगभग 27 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। तो इस प्रकार जो है, अगर आप 100 क्वेश्चन होता, 100 का 33% कितना होता, 100 में अगर आपको 33% सॉल्व करना है, लेकिन इसमें 80 क्वेश्चन है तो आपको 27 जो है लगभग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 27 क्वेश्चन आपका सही है तो आप सी सेट क्वालिफाई हैं। और तो जब आप इस सी सेट क्वालिफाई नहीं है तो आप जो है यूपीएससी प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं है। इसीलिए 27 नंबर आना कंपलसरी है। यानी अगर आपका जो है इसमें 1/3 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। और सभी क्वेश्चन के लिए आपको जो है 2.5 नंबर ही मिलेंगे। अब अगर सिलेबस की बात करें तो इसमें आता है कम्प्रीहेंशन आता है। और एक बात ध्यान रखना है कि पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। हिंदी का कम्प्रीहेंशन दिया रहेगा, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन दिया रहेगा। तो वही हिंदी वाला इंग्लिश में ट्रांसलेटेड रहेगा, यानी हिंदी का और इंग्लिश का दोनों का कम्प्रीहेंशन आपको सॉल्व नहीं करना है। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उसी लैंग्वेज में आप पेपर जो भी भरा होगा उसी लैंग्वेज में आपको सॉल्व करना है। तो कंप्रीहेंशन की बात करें तो कंप्रीहेंशन आएगा इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल आएगी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, क्लास 10th लेवल की बेसिक न्यूमरेसी, यानी जैसे नंबर सिस्टम और उससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, ऑर्डर्स और मैग्नीट्यूड ए स्केल। तो इन सबसे क्वेश्चन आएंगे क्लास 10th लेवल के। इसके अलावा डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आएगा, जिसमें चार्ट्स रहेगा, ग्राफ रहेगा, टेबल, डाटा सफिशियंसी, जो क्लास 10 के स्तर का रहेगा। ठीक है। इसमें भी जो है आपको नोट दिएगा 33% जो है मार्क आने हैं, यानी 27 क्वेश्चन आपको कम से कम सही करने हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें दिया क्वेश्चन नंबर 1 में एक खुले बाजार में दो प्रकार के विक्रेता हैं, भूटिया और कश्मीरी। इनमें से 70% भूटियां हैं तथा 60% भूटिया विक्रेता प्रतिमाह 50,000 रुपये या उससे अधिक कमाते हैं। खुले बाजार में प्रतिमाह 50,000 रुपये या उससे अधिक कमाने वाले विक्रेताओं की कुल संख्या कुल विक्रेताओं का जो है 48 है। ठीक है। कुल विक्रेताओं का 48% है। कितने प्रतिशत कश्मीरी विक्रेता 50,000 रुपये से कम कमाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या पूछा है। दो प्रकार के विक्रेता इसमें दिया गया है, भूटिया और कश्मीरी। यानी सपोज अगर हम मान लें कि बाजार में यानी मार्केट में कुल विक्रेता कितने हैं 100। इनकी कुल विक्रेता की संख्या 100 है, जिसमें भूटिया कितने हैं। अगर हम मान लें भूटिया कितने हैं, भूटिया हैं 70। ठीक है। ये 70 दिया गया। तो कश्मीरी कितने हुए, कश्मीरी हुए 30। ठीक है। यानी 30% जो है कश्मीरी हुए और 70% भूटिया हुआ 100% में। या फिर 100 कुल विक्रेता हैं, उसमें 70 भूटिया हुए, 30 कश्मीरी हुए, चाहे आप जो मान लीजिए। तो इस प्रकार देखेंगे। और इसमें लिखा है प्रतिमाह 50,000 रुपये या उससे अधिक कमाने वाले भूटियों विक्रेताओं की संख्या कितनी है 70। तो ठीक है। तो इसके बाद इसमें देखेंगे, इसमें लिखा है 60% भूटिया विक्रेता प्रतिमाह 50,000 रुपये या उससे अधिक कमाते हैं। तो 60% तो कितना है। तो इसमें देखेंगे भूटिया कितना है 70। तो 70 का 60% कितना होगा, 7% निकालेंगे तो 70 गुणे 60/100 कितना आ जाएगा 42। यानी जो है ये है 50,000 रुपये या उससे अधिक कमाने वाले भूटिया विक्रेताओं की संख्या है। इसके बाद अगर देखेंगे तो इसमें क्या पूछा है। अब हम जानते हैं कि क्या है कि प्रति माह जो 50,000 रुपये या उससे अधिक
कमाने वाले कुल विक्रेता जो हैं, इसमें जो है क्या है 48। यहाँ दिया गया है ना 50,000 रुपये या उससे अधिक कमाने वाले विक्रेताओं कुल संख्या कितनी है 48। ठीक है, तो इसीलिए अब ये तो भूटिया की संख्या निकल गई। ठीक है, अब कश्मीरी की बात करें तो कश्मीरी जो विक्रेताओं की संख्या जो 50,000 रुपये या उससे अधिक कमाते हैं, तो उसमें देखेंगे कुल कितना है कमाने वाले, तो कुल इसमें कमाने वाले कितने हैं 48, 48 है। ठीक है, 42 इसमें जो है आप देखेंगे तो 42 जो है भूटिया विक्रेता हैं। तो कुल 48 में से 42 भूटिया निकाल देंगे तो कितना आएगा, तो इसमें बचेगा 6। तो ये 6 जो आएगा ये बचेंगे। तो इस प्रकार 50,000 रुपये, और इसमें क्या पूछे कितने प्रतिशत कश्मीरी 50,000 रुपये से कम कमाते हैं, तो इसमें देखेंगे तो 30 हैं कश्मीरी और 6 कश्मीरी जो हैं या उससे अधिक कमाते हैं। तो कम कमाएंगे कौन, यानी 30 कश्मीरी हैं उसमें से 6 क्या करते हैं, 6 कश्मीरी जो है क्या करते हैं अधिक कमाते हैं। तो कम निकालना है तो 30 में से 6 गए 24, 24 का जो निकालना पड़ेगा 24 कश्मीरी जो कम कमाएंगे उनका क्या निकाल परसेंटेज निकालना है। तो 24/30 यानी टोटल 30 कश्मीरी है गुणे 100, तो इनको निकालेंगे टोटल 80% आएगा। यानी आंसर आपको कितने मिल जाएगा, यानी कितने प्रतिशत कश्मीरी विक्रेता 50,000 रुपये से कम कमाते हैं, 80% जो है विक्रेता जो है 50,000 रुपये से कम कमाते हैं। कश्मीरी विक्रेता की बात किया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें पूछा है, इसमें बताया गया एक अंडा विक्रेता ने किसी दिन अपने पास मौजूद अंडे में से 70% अंडे बेच दिए, शेष बचे अंडों में से 20% जो कि सड़े हुए अंडे थे उनको फेंक दिया। अगले दिन उसने क्या किया, उतने ही अंडे खरीदे जितने उसके पास पिछले दिन थे। ठीक है, और उन्हें पिछले दिन से बचे हुए अंडों के साथ मिला लिए गए। उसके पश्चात क्या किया, 50% अंडे बेचे, बाकी अंडों को फेंक दिया। विक्रेता के पास कुल कितने अंडे थे, उनकी तुलना में उसने 2 दिनों में कितने प्रतिशत अंडे फेंके। ठीक है, अगर माने अंडों की कुल प्रारंभ में कुल कितनी संख्या थी, यानी स्टार्टिंग में क्या थी प्रारंभिक संख्या देखेंगे अंडों की, सपोज कर लें कुल कितनी थी 100। तो उसने क्या किए, विक्रेता के पास अपने पास मौजूद अंडों में से 70% अंडे बचे थे, इसलिए क्या है उसके पास निश्चित रूप से 30 अंडे, इसमें लिखा गया ना मौजूदा अंडों में से 70% अंडे बेच दिए गए। यानी 70%, अगर 100 में से 70 बेचा तो उसके पास कितने बचे, 30 बचे। ठीक है, अब उसने क्या किया, तो उसके पास पहले दिन जो फेंके गए अंडों की संख्या आपको निकालनी है। तो उसने 20% अंडे सड़े हुए थे उनको फेंक दिया। तो अगर आप इसको अंडों की संख्या निकालेंगे तो 30 गुणे 20/100 यानी इतने बचे थे। तो इस तरह इसका आ जाएगा 6 अंडे जो है इसके पास बचे हैं ये फेंकने के बाद। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे उसने क्या किया, अगले दिन उसने उतने ही अंडे खरीदे जितने उसके पास पिछले दिन थे। यानी पिछले दिन प्रारंभिक कितना था, 100 अंडे थे, तो 100 अंडे प्रारंभिक थे, तो उसने कहा उसने उतने ही अंडे खरीदे, यानी 100 अंडे उसने फिर खरीदे। तो इस प्रकार देखेंगे। इसलिए दूसरे दिन की बात करें तो दूसरे दिन जो क्या हो जाएगा, सेकेंड डे क्या हो जाएगा, दूसरे दिन अंडों की कुल संख्या अगर देखेंगे तो बटा, तो देखेंगे 24 और 24 30 में से 6 घटाएंगे, यानी दूसरे दिन कुल कितने अंडे बचे थे, तो 30 में से 6 घटाएंगे कितने बचे, 24 अंडे बचे थे। और उसने दूसरे दिन क्या किए, 100 अंडे खरीदे, यानी प्रारंभ में जितने थे उसने दूसरे दिन भी खरीदे। टोटल उसके पास कितने हो गए, 124 अंडे हो गए। ठीक है, 124 अंडे हो गए। अब उसने क्या किया, 50% अंडे बेचे और बाकी अंडे को फेंक दिया। यानी 124 का 50% निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 124 का 50% निकालेंगे तो 62 अंडे ऐसे थे जो अंडों को उसने जो है फेंक दिया। इसलिए उसके द्वारा, अब उसने पूछा है, इसलिए उसके द्वारा जो है दोनों दिनों में फेंके गए अंडों का कितना प्रतिशत है। तो जो दोनों दिनों में फेंके गए कुल अंडे कितने जो हुए, यानी पहले क्या 6 अंडे फेंके और दूसरे दिन 62, तो 6 और 62 कितना हुआ 68। अब इसी का जो है प्रतिशत निकालना है, यानी 68 गुणे 68/200, टोटल अंडे कितने थे 200 और गुणे 100, तो ये निकालेंगे आ जाएगा 34%। इस प्रकार इसमें आपका आंसर हो जाएगा 34%। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें पूछा है
संजीव विशाखा का संयुक्त मासिक खर्च 750 रुपये है। यदि संजीव और विशाखा अपने खर्च में से 5% और 10% की वृद्धि करता है तो संजीव के पास नया खर्च जो आएगा तो नए खर्च से 250 रुपये अधिक हो जाता है। विशाखा और का नया खर्च और संजीव के पुराने खर्च का लगभग कितना प्रतिशत है। तो आप इसमें देखिए परसेंटेज से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो संजीव और विशाखा का संयुक्त मासिक खर्च कितना दिया गया है इसमें 750 रुपये। ठीक है, अब सपोज करिए संजीव का मासिक खर्च x रुपये है, यानी संजीव का मासिक खर्च है x रुपये। इसीलिए विशाखा का मासिक खर्च कितना हो जाएगा, विशाखा का मासिक खर्च हो जाएगा 750 में से x घटा देंगे तो कितना विशाखा का आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें पूछा संजीव का नया खर्च जो है विशाखा का नए खर्च से 250 रुपये अधिक है, यानी विशाखा का खर्च है 750, सॉरी जिसमें नया खर्च पूछा है, यानी x 5% जो है क्रमशः इसमें पूछा है 5% और 10% अधिक है, तो संजीव का नया खर्च आ जाएगा 105/100, यानी 5% पूछा है तो ये हो जाएगा 105/100। इसके अलावा विशाखा का जो आ जाएगा, विशाखा का खर्च आ जाएगा नया खर्च, तो 750 माइनस x इंटू, अब इसमें 10% की क्या वृद्धि की गई ना, 110/100। ठीक है, अब इसमें क्या ज्ञात करना है, अब इसमें क्या संजीव का जो है नया खर्च जो होगा विशाखा के नए खर्च से 250 रुपये अधिक होगा, यानी बात करेंगे x गुणे 105/100 बराबर 750 माइनस x इंटू 110/100 प्लस 250 रुपये अधिक है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, एक सेकंड, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x इंटू 105 बटा एक, सॉरी एक सेकंड, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x इंटू 110/100 प्लस x इंटू 105/100 बराबर 825 प्लस 250। फिर इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा x इंटू 215/100 बराबर 1075 और x बराबर इस तरह आ जाएगा कितना 500। ठीक है, अब इसमें अब इसमें देखेंगे आप संजीव का खर्च निकालेंगे, संजीव का खर्च कितना आ गया, x बराबर 500 आया। ठीक है, तो विशाखा का खर्च अगर निकालेंगे तो 750 में से 500 घटाएं कितना आएगा 250 रुपये। ठीक है, विशाखा खर्च आ गया 750 में से 500 घटाएं कितना है 250 रुपये, विशाखा खर्च आ गया। तो विशाखा का जो नया खर्च होगा, यानी विशाखा का नया खर्च अगर देखेंगे तो कितना आएगा, विशाखा का नया खर्च आएगा 275 रुपये। ठीक है, x का मान इसमें रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे आएगा 275 रुपये। ठीक है, तो अभीष्ट प्रतिशत अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा, एक सेकंड, अभीष्ट प्रतिशत निकालेंगे तो इसमें जो आ जाएगा, इसमें आएगा 275 नया खर्च आएगा विशाखा का और 500 रुपये पुराना खर्च है इंटू 100, तो आ जाएगा 55% आ जाएगा इसका विशाखा का, इसमें वो अभीष्ट खर्च। इस प्रकार देखेंगे इसमें 55% आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। स्कूल की एक परीक्षा में वापी ने 40% अंक प्राप्त किए और 80 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में मधुमिता 56% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों का 48% अंक अधिक प्राप्त किए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है। तो सपोज टोटल कुल कितने नंबर चाहिए थे, कुल अंक कितने थे x, टोटल कितने थे x, तो 40% वापी ने प्राप्त किए और 80% अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, परीक्षा में जो उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंक चाहिए, यानी पास होने के लिए टोटल
जो मार्क चाहिए वो होगा कुल अंक का, यानी कुल अंक कितना है x है, तो x का 40% प्लस 80 नंबर, उसे जो है 80 नंबर से उत्तीर्ण हो गई तो 80। ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे मधुमिता जो है वो क्या हुए, 56% अंक प्राप्त किए, उत्तीर्ण होने से 48 अंक जो है अधिक प्राप्त किए। तो इस प्रकार हो जाएगा। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक हो जाएगा तो 56% सॉरी, तो कुल अंक का 56% हो जाएगा, और उसके बाद 48 अंक ज़्यादा प्राप्त किए तो -48। ठीक है। तो इस प्रकार देखेंगे, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको बराबर रखेंगे क्योंकि जो है, क्योंकि परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक बराबर होने चाहिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x का 40% प्लस 80 बराबर x का 56% -48। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 80 प्लस 56 बराबर x का कितना हो जाएगा, 56 - 40%, तो आ जाएगा 128 बराबर x का 16%। यानी अगर सॉल्व करेंगे इसको आ जाएगा तो 128 गुणे 100/16, तो ये आ जाएगा, टोटल सॉल्व करेंगे 800। ठीक है। तो इस प्रकार देखेंगे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक कितना चाहिए, तो x का मान जो है आप जो है इसमें उठा कर रख दीजिए। तो इसमें क्या पूछा, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक, तो अगर x का मान रखेंगे, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक की बात करेंगे तो x इंटू 40% बराबर 80। तो x का मान कितना आया था, 800 गुणे 40/100। ठीक है, प्लस 80, यहाँ हो जाएगा प्लस 80, ये नहीं रहेगा, तो प्लस 80 बराबर 800। ठीक है, 40/100 प्लस 80, तो ये सॉल्व करेंगे आ जाएगा 400। ठीक है। अब इसके बाद उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत की बात करेंगे तो 400/800, ये गुणे हो जाएगा 100, यानी आ जाएगा 50%। इसलिए विकल्प जो है इसमें ए सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। डीजल और पेट्रोल के मूल्य में क्रमशः 80 रुपये, 100 रुपये के 100 रुपये के हैं प्रत्येक वर्ष, क्या होता है 50% अधिक क्या होता है, पेट्रोल प्रत्येक वर्ष बात कर रहा है। जबकि डीजल क्या होता है 25 वर्ष की वृद्धि होती है प्रत्येक वर्ष, 2 वर्ष बाद मूल्य में अंतर क्या होगा। सपोज वर्तमान में कितने रुपए का डीजल मिल रहा है, 80 रुपये का। ठीक है। अब ये कह रहा है कि 2 वर्ष बाद, यानी 2 वर्ष बाद जो डीजल होगा, यानी वर्तमान में 80 रुपये का है, तो 2 वर्ष बाद क्या प्रत्येक वर्ष जो है कितना 25% बढ़ रहा है, यानी इसके बाद कितना होगा 125, फिर वो कितना हो जाएगा फिर 125, तो 25% बढ़ रहा है ना। तो और क्या होगा 2 वर्ष बाद कितना, ये डीजल कितने का हो जाएगा, ये डीजल था, ये पेट्रोल, पेट्रोल कितने हो जाएगा, यानी पहले वर्तमान में 100 रुपये का था, अब 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, उसके मूल्य पूछ रहा है ना, हर वर्ष कितना बढ़ रहा है 50% बढ़ रहा है ना, तो पहले वर्ष 50% बढ़ा, दूसरे वर्ष भी 50% बढ़ा। इसको सॉल्व करेंगे, यानी 80 का पहले 125 करेंगे बटा 100। ठीक है, फिर इसका जो है निकालेंगे 125%, तो आपको मिलेगा 125। इसी तरह जो है इसका मिलेगा 225। तो इसका वह दो वर्ष बाद उनके मूल्य में अंतर क्या होगा, तो 2 वर्ष बाद डीजल पेट्रोल और डीजल में अंतर निकालना हो तो 225 माइनस 125 करेंगे तो आएगा 100। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 क्वेश्चन नंबर जो है आपको कंप्रीहेंशन दिया रहेगा, और ये बहुत लेंथी होता है, इसको आराम से पढ़ के आपको जो है सॉल्व, आपको अगर मैथ नहीं आता है तो आप कंप्रीहेंशन से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक सावधानी बरतनी है क्योंकि अक्सर इसमें ऑप्शन गलत हो जाते हैं।
तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप मैथ रीजनिंग वगैरह तैयार करके जाइए ताकि ये आपको दिक्कत ना रहे कि इसमें आपने ए लगाया है, हो सकता है बी भी सही हो। तो अब इसमें दिया है, नीचे दिए गए 4 परिच्छेदों को पढ़िए और परिच्छेदों के नीचे आने वाले प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के लिए आपके पास उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर आधारित होने चाहिए। परिच्छेद 1 दिया गया है, ऐतिहासिक रूप से उभरती प्रौद्योगिकी को हितकारी या अहितकारी इरादे से विकसित किया जा सकता है। क्रिस्पर कैस9 और संश्लेषित जीव विज्ञान जैसी तकनीकों से मानवता को लाभ होने की संभावना और उनके दुरुपयोग के जोखिम से कहीं अधिक है। ये दोनों प्रौद्योगिकी कोविड-19 महामारी से निपटने से भी सबसे आगे रही हैं। कई टीके या तो विकसित किए जा चुके हैं या विकसित की अवस्था में हैं, जिनमें mRNA टीके भी शामिल हैं। के विकास की प्रक्रिया में इन दोनों तकनीक का प्रयोग किया गया है। हालांकि मीडिया की भूमिका के साथ वैज्ञानिक समुदाय और आम जनता के बीच सूचना विषमता प्रायः अलार्मवाद और आवेगपूर्ण नीति का निर्माण की ओर ले जाती है। यह उभरती प्रौद्योगिकी के संदर्भ में भी सत्य है। तो आपसे क्वेश्चन दिया गया है, ये तो आपका परिच्छेद हो गया। इसमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है इस परिच्छेद से। तो इसमें दिया गया, आम जनता के लिए प्रस्तुत किए जाने से पूर्व टीकों का और अधिक दैनिक जो है परीक्षण किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी दिया है, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिकों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। ऑप्शन सी दिया गया है, जय सुरक्षा के लिए जीन संपादन प्रौद्योगिकी के गंभीर और अपरिवर्तनीय प्रभाव पड़ते हैं। ऑप्शन डी दिया गया है, वैज्ञानिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाए बिना उभरती और प्रौद्योगिकी के लिए पर्याप्त विनिमय का विकास किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष की बात कर रहा है। अगर ऑप्शन एक आप देखेंगे तो इसमें क्या परिच्छेद में क्रिस्पर कैस9 के बारे में और क्रिस्पर कैस9 की व्याख्या की गई है। विज्ञान जो संश्लेषित और जीव विज्ञान तकनीकों के बारे में चर्चा की गई है। परिच्छेद में इन तकनीकों के लिए किए जा रहे परीक्षणों के संदर्भ में कोई चर्चा नहीं की गई है, जो इसमें कह रहा है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दो की बात करें तो इस परिच्छेद में क्या किया गया, उभरती प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, और यदि इन प्रौद्योगिकी को उभरती कोई उचित विनियमन नहीं किया जाता है तो इनके हानिकारक सिद्ध हो सकती है। इसमें क्या वैज्ञानिकों के अनुसंधान और नवाचार के संबंध में कोई प्रकार का संकेत नहीं दिया गया जो इस पर नवाचार को बढ़ावा दे। इस प्रकार ऑप्शन बी भी गलत। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी भी गलत, क्योंकि परिच्छेद में जीन संपादन प्रौद्योगिकी के संबंधित कुछ चुनौतियों पर चर्चा नहीं की गई है। परिच्छेद या पंक्ति क्रिस्पर कैस9 और संश्लेषित जीव विज्ञान जैसे तकनीकों से मानवता को लाभ की संभावना और दुरुपयोग की जोखिम से कहीं अधिक है। केवल यह उल्लेख करती है कि इन तकनीकों के उपयोग की स्थिति में इनके साथ जोखिम भी जुड़े हुआ है, इसलिए इस परिच्छेद में इन जोखिमों का विस्तार की व्याख्या नहीं की गई है। तो इसलिए जोखिमों की गंभीरता का अनुमान लगाना तर्कसंगत नहीं है। ठीक है, प्रभाव इस प्रकार ये गलत है। ऑप्शन डी सही है, क्योंकि इस परिच्छेद की विषय वस्तु विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कारों के लिए नियमों और स्वतंत्रताओं के बीच संतुलन स्थापित के विचार को संरेखित करती है। परिच्छेद की यह पंक्ति देखेंगे जब आप कि उभरती प्रौद्योगिकी हितकारी अहितकारी, ठीक है, इसमें ये पंक्ति देखेंगे, उभरती प्रौद्योगिकी हितकारी अहितकारी इरादे से विकसित किया गया है, मतलब दोनों तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे तो इसमें जो है विनियमित किए जाने की आवश्यकता है। इस परिच्छेद में यह प्रश्न, हालांकि मीडिया की भूमिका के साथ वैज्ञानिक सामुदायिक जनता के बीच सूचना की विषमता प्रायः अलार्मवाद और आवेगपूर्ण नीति सर अंकुश को ले ऐसे किसी विनिमय के विरुद्ध चेतावनी भी देती है। तो इस प्रकार देखेंगे जो वैज्ञानिक समुदाय की स्वतंत्रता पर जो है अंकुश लगाता है। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन डी इसमें सही है। अब बात करेंगे दूसरा परिच्छेद दिया है, इसमें दिया है वर्ष 1990-91 में भारत का कुल विद्युत उत्पादन 5.85% था, प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। 31 मार्च 2021 तक जो अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी है उत्पादन की कुल क्षमता 21% थी। हालांकि स्थापित उत्पादन क्षमता में कोयले की हिस्सेदारी अभी भी 55% है। कुशल पीकिंग पावर क्षमता की उपलब्धता सीमित है तथा सहायक सेवाओं एवं मांग अंकुक्रिया के लिए अनुबंधित उत्पादन की उपलब्धता अवस्थित है। गैस पर आधारित क्षमता प्रशासित कीमतों पर सस्ती घरेलू की
उपलब्धता से सीमित है। इसके अलावा आयातित गैस और एलएनजी पर आधारित निजी परियोजना भी अवरोध क्षमता की समस्या बनी हुई है। तो उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में सर्वाधिक तर्कसंगत और व्यवहारिक निहितार्थ हो सकता है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन बी में देखेंगे, तो इसमें कि केवल जो उल्लेख किया गया भारत में ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए कोयले पर निर्भरता अधिक है, जो कि परिच्छेद की इस पंक्ति में स्पष्ट होता है। यानी जो लिखा गया है इसमें स्थापित उत्पादन क्षमता में कोयले की हिस्सेदारी अभी भी क्या है, 55% जो है। हालांकि इस परिच्छेद में कोई डाटा आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया गया जो प्रदर्शित करे कि यह निर्भरता भविष्य में भी और कितने समय तक बनी रहेगी। तो इस प्रकार देखेंगे ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी सही है, क्योंकि इसी परिच्छेद में भारत के विद्युत क्षेत्र की एक परिदृश्य प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है जो कोयले पर अत्यधिक निर्भर और उसमें अपरंपरागत और स्वच्छ स्रोतों के उत्पादन और इनके क्षेत्रों के सामने आने वाली समस्याओं पर चर्चा की गई है। अगर उदाहरण के लिए देखें तो इसमें देखेंगे गैस आधारित विद्युत उत्पादन के मोड निर्धारण के मुद्दे पर परिच्छेद में पंक्ति द्वारा रेखांकित किया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही है, बाकी जो है गलत है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। तो इसमें लिखा है 2 दशकों से अधिक समय हुआ है दुनिया भर की सरकारें दावे पर विश्वास करके खुश थी कि तकनीकी कंपनियां हमें नवाचार और समृद्ध दुनिया में ले जाएंगे। विभिन्न स्तरों पर सरकार द्वारा दी गई कानूनी और वित्तीय रियायतों ने तकनीकी कंपनियों की तीव्रता, जर्मनी या व्यावसायिक ताकत हासिल करने तथा लोगों के जमीनों पर हावी होने के समर्थ बना है। लेकिन सरकारें अभी भी प्रौद्योगिकी दिग्गजों के तीक्ष्ण व्यावसायिक प्रथाओं पर सवाल उठा रही हैं। जबकि प्रौद्योगिकी दिग्गजों में बहुत सारी नई संपत्तियां बनाई हैं और उनमें से कुछ श्रम कठोरता शोषण है। वैश्विक डिजिटल शासन पर चर्चा करने के लिए दुनिया के लोकतंत्रों के एक साथ आने का विचार जोर पकड़ रहा है। सर्वाधिक तर्कसंगत, तर्कसंगत तो सभी हैं, सर्वाधिक तर्कसंगत पूछ रहा है। ऑप्शन ए की बात करेंगे तो ये गलत है, क्योंकि इस परिच्छेद में प्रौद्योगिकी कंपनियों की व्यावसायिक प्रथाओं के प्रति सरकारों की आपत्ति का उल्लेख पंक्ति में किया गया है। लेकिन सरकारें तो इसमें लिखा दिग्गज कंपनियों के लोकतंत्रों की सर्वाधिक डिजिटल संप्रभुता से हस्तक्षेप कर रही हैं, जबकि व्यावसायिक प्रथाओं पर सरकारों की आपत्ति का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार देखेंगे प्रौद्योगिकी दिग्गज सरकारों के डिजिटल संप्रभुता के हस्तक्षेप कर रहे हैं या नहीं, ये पूरी तरह परिच्छेद के दायरे से बाहर है। ठीक है, ये बात बाहर है। ऑप्शन दो की बात करें तो ऑप्शन दो भी नहीं सही है, क्योंकि अगर बात करें कि इस परिच्छेद में जो ही कहीं भी सरकारों के भविष्य की कार्रवाई के रूप में डिजिटल वृद्धि का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए ये कथन वैध नहीं है। ऑप्शन तीन की बात करें तो ये सही है, क्योंकि यह दर्शाता है कि इसमें देखेंगे, अगर देखेंगे तो इसमें जो है यह दर्शाता है कि सरकारें डिजिटल शासन से संबंधित करने के सुधार करनी चाहिए। और इसी प्रकार परिच्छेदों की पंक्तियां देखेंगे, परिच्छेद की पंक्ति, जबकि प्रौद्योगिकी क्या होता है, दिग्गज जो प्रौद्योगिकी दिग्गजों ने बहुत सारी नई संपत्तियां बनाई हैं, उनमें से कुछ ने श्रम कठोरता से शोषण किया है। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है ऑप्शन तीन सही है, क्योंकि अगर प्रौद्योगिकी दिग्गजों द्वारा निर्मित की गई समस्या पर प्रकाश डालती हैं और इसमें जो है गतिरोध की स्थिति उत्पन्न करती है, इसलिए प्रौद्योगिकी कंपनियों और सरकारों दोनों का एक नया संतुलन स्थापित करने के लिए पहल करनी चाहिए। तो इसमें इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन जो है क्या पूछा है, ऑप्शन तीन सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है परिच्छेद 4 की। तो भारत के अवशिष्ट जल का उपयोग करने के कुछ भली भांति परीक्षित तरीके विद्यमान हैं। पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि जो एक अधिसूचित रामसर स्थल है, तालाब प्रणाली और वहित मल उपचार के पादप आधारित अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से शहरी अपशिष्ट प्रबंधन की प्रकृत जैव उपचार तंत्र एक आदर्श उदाहरण है। लगभग 35,000 टन नगर पालिका अपशिष्ट और 680 मिलियन लीटर वाहिद मल प्रतिदिन आर्द्रभूमि प्रणाली में प्रवेश करती हैं। फिर भी अपशिष्ट जल केवल 30% ही जलीय कृषि या सिंचाई के लिए उपयोग किए गए हैं, जबकि 70% सीधे बंगाल खाड़ी की ओर प्रवाहित हो जाता है। यह ज्वार नदों को प्रदूषित करता है, परिणाम स्वरूप जलीय जैव विविधता को निम्नलिखित करता है, मछलियों को बड़े पैमाने पर मृत्यु का कारण बनता है। क्रांतिक संदेश में का उत्तम प्रेषण है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन एक दिखा और रामसर कन्वेंशन तहत आर्द्रभूमियों उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए संरक्षित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना परिच्छेद से संबंधित ही उत्तर देना है। अब रामसर कन्वेंशन में क्या किया गया है उसको आपको ध्यान नहीं देना है। तो इस परिच्छेद में नगरीय अवशिष्ट जल प्रकृति जैव उपचार हेतु रामसर का उदाहरण प्रदान करता है
यह उत्तर विकल्प मानता है कि रामसर कन्वेंशन के तहत जो है आर्द्रभूमि संरक्षित नहीं है, जो कि पूरी तरह से इस परिच्छेद के दायरे से बाहर है। इस प्रकार ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी भी गलत, क्योंकि यह परिच्छेद अवशिष्ट जल प्रबंधन के उपचार के रूप में प्रयोग की जानी आर्द्रभूमियों की क्षमता की व्याख्या करता है। ठीक है, भारत की नदी परियोजना और उनकी असफलता विफलता पर चर्चा नहीं करता। ऑप्शन सी की बात करें, ऑप्शन सी भी सही नहीं, क्योंकि यह विकल्प जो है उत्तर से निकटता से संबंधित है, लेकिन क्या है, इसे क्रांतिक संदेश नहीं माना जाता, क्योंकि पंक्ति कुल अवशिष्ट जल का 30%, यानी कुल अवशिष्ट जल का 30% जो है क्या है, जलीय कृषि या सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि 70% क्या है, जैव विविधता निम्नलिखित करता है, मछलियों की बड़े पैमाने पर मृत्यु का कारण बनता है, तो मछलियों पर अवशिष्ट जल का प्रतिकूल प्रभाव प्रकाश डालती है। तो यह निष्कर्ष निकालना तर्कसंगत है कि इससे मत्स्य पालन में कमी आती है। हालांकि इस परिच्छेद का मुख्य विषय अवशिष्ट जल का उपचार करना है, न कि मत्स्य पालन उत्पादन करना, इसलिए यह परिच्छेद की क्रांतिक जो है व्यक्त को करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प नहीं है। ऑप्शन डी की बात करें तो ये सही है, क्योंकि इसमें देखेंगे लेखक जो है एक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है जहां अवशिष्ट जल के उपचार हेतु आर्द्र भूमियों का उपयोग किया जा सकता है। इस पंक्तियां जैसे भारत में, ये पंक्ति देखेंगे जहां भारत में अवशिष्ट जल का उपयोग करने के लिए कुछ भली भांति परिचित तरीकों का विद्यमान है। पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि जो एक असूचित रामसर स्थल है, तालाब प्रणाली और वाहित मल उपचार, पादप आधारित अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से शहरी जो जल के प्राकृतिक जैव उपचार तंत्र का एक उदाहरण है। तो इस प्रकार देखेंगे तो इसमें जो है ये आर्द्रभूमि को कुशल निम्न लागत वाले जल संचयन संयंत्र के रूप में करता है, तो ये सबसे उपयुक्त यही है। तो इस प्रकार के कथनों में आपको ध्यान रखना है, या तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर पैराग्राफ पढ़िए, ठीक है, जो उसमें अगर आप क्वेश्चन पढ़ के पैराग्राफ सॉल्व करेंगे तो मे भी हो सकता है सही हो जाए, या आप पैराग्राफ पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, किसी भी तरीके से सॉल्व कर लीजिए। तो इसमें निकटतम पूछता है, निकटतम पूछने में बहुत सारा चांस रहता है आपका निकटतम गलत हो सकता है, इसलिए मैथ रीजनिंग पर फोकस करिए। मेरी सलाह यही आपको रहेगी, मैथ रीजनिंग पर फोकस करिए, ताकि आपको ये ना रहे कि निकटतम होता है। मैथ रीजनिंग में ये रहता है जो सही है वो सही है, 27% प्राप्त करने हैं, वरना आपका जीएस क्वालिफाई हो गया है, आपने सी सेट में लटके रहेगा तो लटके ही रह जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 आज का देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। गोपाल अपनी 60 लीटर टंकी को दो प्रकार के दूध, गोपाल ताजा और गोपाल गोल्ड से 7:3 के अनुपात में भरता है। गोपाल ताजा दूध का क्रय 55 रुपये प्रति लीटर है। यदि वह इस मिश्रण को 10% लाभ पर और 66 रुपये प्रति लीटर की कीमत पर बेचता है, तो गोपाल के गोल्ड दूध के प्रति लीटर क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, तो इसमें टंकी का जो आयतन है, यानी टंकी जो है, टंकी का जो आयतन है वो कितना है, यानी कैपेसिटी जो है 60 लीटर है। ठीक है, अब गोपाल ताजा गोपाल दूध का, अब ये ताजा और गोपाल गोल्ड का अनुपात कितना है, 7:3। ठीक है, यानी अगर बात करें तो टंकी में गोपाल ताजा दूध की मात्रा का निकालें, गोपाल, इसको फ्रेश ले, गोपाल फ्रेश दूध की मात्रा निकालें, तो गोपाल फ्रेश की मात्रा, दूध की मात्रा निकालेंगे 60/7+3, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 7। 7 किसका है, गोपाल ताजे का, तो इसको सॉल्व करेंगे 42 लीटर आएगा। अब वहीं अगर गोपाल जो है गोपाल गोल्ड का निकालेंगे, तो अगर ये 42 लीटर ये है गोपाल फ्रेश, तो गोपाल गोल्ड कितना होगा, टोटल कितना है 60 है, तो 60 में से 42 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 18 लीटर गोपाल गोल्ड है। तो यह मिश्रण 10% लाभ पर क्या करता है, 66 रुपये प्रति लीटर की कीमत पर बेचता है। ठीक है, जो मिश्रण है, तो अतः क्या होगा, गोपाल ताजा और गोपाल गोल्ड के 1 लीटर मिश्रण का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, 1 लीटर जो मिश्रण होगा, मिश्रण का, गोपाल ताजा गोपाल गोल्ड का, उसका मिश्रण का क्रय मूल्य कितना होगा, 60 रुपये। ठीक है, तो 60 रुपये होगा। इसके बाद 60 लीटर मिश्रण का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 60 लीटर जो होता है मिश्रण होता है उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 60
लीटर मिश्रण है और 60 लीटर की टंकी है, तो 60 गुणे 60 कितना हो जाएगा, 3600 रुपये ये हो जाएगा। इसलिए अगर देखेंगे 1 लीटर, जो 1 लीटर, 1 सेकंड, इसलिए जो है 1 लीटर गोपाल ताज़ा दूध जो है, गोपाल फ्रेश मिल्क हो जाएगा। इसलिए 1 लीटर गोपाल ताजे दूध का जो है क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 55 रुपये। ठीक है, तो 42 लीटर जो हो जाएगा गोपाल फ्रेश ताजे मूल्य का सीपी कितना, यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 55 गुणे 42। ठीक है, तो इस प्रकार आ जाएगा 2310 रुपये। अब वहीं गोल्ड का निकाल लेंगे, तो गोल्ड जो गोपाल गोल्ड है उसका जो है बेचकर प्राप्त हुई जो शेष राशि बचेगी, यानी 36 रुपये टोटल था, तो उसमें से माइनस करेंगे फ्रेश वाला 2310, तो बचा कितना, 1290 रुपये जो है ये गोपाल गोल्ड दूध बेचकर प्राप्त की गई राशि है। तो 1 लीटर, तो इसलिए जो है 1 लीटर जो है गोपाल गोल्ड दूध की कीमत कितना हो जाएगी, 1290/18। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 71.66 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो इसका पीडीएफ हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी या रेडियो पर मिल जाए, आप इसे यहाँ से स्कैन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इसके अलावा हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है पॉलिटी की, जिसमें हम लोग लगभग 600 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और इसके अलावा ज्योग्राफी की 300 क्वेश्चन, एनवायरनमेंट का 300 क्वेश्चन, ठीक है, और हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री जो है, मॉडर्न हिस्ट्री के 200 क्वेश्चन, इन सब की सीरीज चल रही है, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।